नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वरुण शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपराध की कहानी पर, जहां पे आज आपको ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा जिसको सुनकर आप लोगों को रोना आ जाएगा और साथ ही साथ गुस्सा भी आएगा और तकलीफ़ भी होगी, परेशानी भी होगी, हैरानी भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 जनवरी 2024 को ऐसी खबर आई कि सब परेशान हैरान हो गए, बेचैन हो गए। ये खबर एक औरत, एक माँ, एक पढ़ी लिखी, एक आत्मनिर्भर महिला जिसका जन्म वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ था। उसका नाम है सूचना सेठ, जो पढ़ने में बेहद होशियार थी, कई भाषाओं की जानकारी रखती थी, फिज़िक्स ऑनर्स की ग्रेजुएट रही, संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर रही, डाटा साइंस में एक्सपर्ट बनी, दुनिया की नामचीन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाई कर कर ये हिंदुस्तान में एआई एथिक्स यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अच्छाई और बुराई पर ज्ञान देती थी, बड़े बड़े सेमिनार्स करती थी। दुनिया में और देश में नाम रोशन किया इस लड़की ने अपना, इस औरत ने अपना। और फिर जाके अपना एक स्टार्टअप शुरू करती है जिसका नाम था माइंडफुल एआई। 39 यानी कि 39 साल की सूचना सेठ बेंगलुरु में रहती थी, जिसकी कंपनी भी बेंगलुरु में ही थी। 6 जनवरी 2024 को अपने 4 साल के बेटे के साथ गोवा की फ़्लाइट पकड़ती है और गोवा पहुंच जाती है, जहां इसने होटल की बुकिंग जो है एडवांस में ही करवा रखी थी, जो कि गोवा के कैंडोलिम इलाके में है। रात 11:30 बजे ये सोल बनियान ग्रैंड सर्विस होटल में दाखिल हो जाती है। सूचना ने ये होटल 6 से 10 जनवरी तक ये बुक करवा लिया था। होटल स्टाफ के हिसाब से सूचना को इस होटल में 10 जनवरी तक रुकना था, मगर अचानक 7 जनवरी रात 9:10 पर होटल रिसेप्शन पर फ़ोन कर सूचना बोलती है कि उसको बेंगलुरु जाना है, बहुत ही अर्जेंट काम से। होटल स्टाफ बोलता है कि आप जब चाहे जा सकती हैं। सूचना बोली कि उसको अभी जाना है और वो भी टैक्सी से। होटल स्टाफ का जवाब आया कि मैडम टैक्सी तो बहुत महंगी पड़ेगी आपको, आप बाय एयर चले जाइए, कुछ 1-1.25 घंटे में पहुंच जाएंगी। लेकिन सूचना सेठ नहीं मानती है उनकी बात और होटल स्टाफ को उसकी ज़िद माननी पड़ती है और उसके बाद पूरी मशक्क़त करनी पड़ती है सूचना सेठ के लिए बेंगलुरु की टैक्सी कोई मिल जाए, कोई तैयार हो जाए जाने के लिए। बड़ी मुश्किल से उनको एक ड्राइवर मिलता है जिसका नाम था रॉय जॉन डिसूजा, और वो भी बहुत पैसे मांगता है, लेकिन सूचना सेठ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी वहाँ से निकलने की। लेकिन क्यों, ये जानने के लिए एक बार अपने भाई के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो सूचना अपना लगेज पैक कर नीचे आ जाती है और लगभग रात के 1 बज रहे होते हैं। ड्राइवर सूचना को लेकर निकल जाता है बेंगलुरु के लिए। होटल से निकलने के बाद कमरे की साफ़ सफाई की जाती है, ये तो आप सबको मालूम है, ताकि दूसरे गेस्ट जो आए उनके लिए ये कमरा तैयार करके रेडी किया जाए। जैसे ही होटल स्टाफ उस कमरे में पहुंचता है साफ़ सफाई करने के लिए, तभी एक स्टाफ की नज़र फर्श पर जाती है और उसको कुछ ऐसे लाल रंग के निशान दिखाई देते हैं जैसे कि खून के छींटे होते हैं, उस तरीके से उसको नज़र आए वो निशान। स्टाफ तुरंत अपने मैनेजर को बुलाता है और मैनेजर जब उस पर नज़र मारता है तो मैनेजर भी ये देखकर कि भाई ये खून के निशान लग रहे हैं, तो वो तुरंत कलंगुट पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है और वहाँ से पुलिस टीम को बुलाता है। और जब पुलिस आ जाती है होटल में, तो पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। होटल के स्टाफ से पूछती है कि इस कमरे में यहाँ पे कौन रुका था, क्योंकि पुलिस को पहचान हो गई थी कि वो धब्बे खून के ही हैं। तब होटल स्टाफ अपना रजिस्टर खोलकर पुलिस को सूचना सेठ की जानकारी देती है। पुलिस थोड़ी हैरान रहती है ये सुनकर, ये जानकर कि रात 1 बजे गोवा से बेंगलोर ये महिला 550 किलोमीटर का फासला तय कर कर ये औरत 10 से 12 घंटे का सफ़र टैक्सी से क्यों करेगी। कोई ना कोई कारण तो इसके पीछे होगा, और वो भी रात के 1 बजे। ऐसा अचानक क्या काम आ सकता है इसको। इन बातों को लेकर गोवा पुलिस का शक जो है थोड़ा सा गहरा हो जाता है। और जब एक होटल स्टाफ बोलता है कि
महिला जब आई थी तब 4 साल के बच्चे को लेकर अपने साथ आई थी, लेकिन जब यहाँ से गई है तो सिर्फ़ एक बैग लेके गई है अपने साथ। पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तभी उसने होटल के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए, और ये जब पुलिस को लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है तो उसने होटल स्टाफ से टैक्सी वाले का नंबर लिया और टैक्सी वाले को, कैब वाले को फ़ोन किया। जब फ़ोन लगाकर टैक्सी वाले ने फ़ोन उठाया तो टैक्सी वाले को बोला कि आपके पीछे जो मैडम बैठी हुई, जो आपकी सवारी हैं, उनसे हमारी बात करवाइए। तभी टैक्सी ड्राइवर ने जो है फ़ोन सूचना सेठ के हाथ में दे दिया। पुलिस ने सूचना सेठ से बड़े संयम से पूछा कि रात को 1 बजे मैडम आप बेंगलोर की तरफ रवाना हो गई हैं, वो भी टैक्सी से, इसका क्या कारण है, और वो भी अचानक? आपकी बुकिंग तो 10 जनवरी तक की है इस होटल में। तब सूचना सेठ ने जवाब दिया कि उसको एक अर्जेंट काम आ गया था, वो भी उसकी खुद की कंपनी का, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। फिर गोवा पुलिस ने पूछा कि आप अपने बेटे को नहीं लेकर गई साथ में, वो कहाँ हैं? आम तौर पर अगर पुलिस का इस तरीके से फ़ोन आ जाता है और पूछताछ करने से कोई आम इंसान जो है मेरे जैसा या आपके जैसा, तो वो थोड़ा घबरा जाएगा, नर्वस हो जाएगा कि अचानक क्या हो गया। जब सूचना सेठ को ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये आपको मैं बता दूं, और उसने बहुत आसानी से, बहुत ही शांति से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से पुलिस वालों को जवाब दिया कि वो अपने 4 साल के बेटे को गोवा में अपने किसी रिश्तेदार के घर पे छोड़ कर आई है और 1-2 दिन बाद वापस आएगी और ले जाएगी। पुलिस कहती है वो कौन है, उनका एड्रेस दीजिए। सूचना बिल्कुल बेखौफ तरीके से एड्रेस भी बता देती है, और ये एड्रेस देकर, लेकिन यहाँ 2 बातें होती हैं। एक तरफ पुलिस वालों के दिमाग में चलता है कि यार वो खून के निशान, दूसरा ये 1 बजे रात को अचानक यहाँ से निकली है। तीसरा कन्फ्यूजन ये होता पुलिस वालों को कि इतना आसानी से और इतना नॉर्मल तरीके से ये औरत बात कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारी तरफ से गलती हुई है और हम इसको खामखा परेशान कर रहे हैं। पुलिस वालों ने फ़ोन काट दिया, लेकिन पुलिस के दिमाग में ये हलचल रही, और पुलिसिया दिमाग अपना डाउट क्लियर करने के लिए उन्होंने गोवा में उस एड्रेस पर अपनी टीम को तुरंत भेजा और पता लगाने की कोशिश करी कि ये बच्चा वहाँ पे है या ये एड्रेस वाकई में मौजूद है या नहीं है। लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि सब कुछ फर्जीवाड़ा था, सारा एड्रेस फर्जी था। वहाँ पे ऐसा कोई उसका रिश्तेदार नहीं रहता था, सूचना सेठ का कोई लेना देना नहीं था इस इलाके से, वो बिल्कुल अनजान शख्सियत थी यहाँ पे। तभी उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर, पुलिस वालों ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को इसकी इतला दी। तभी जो है सीनियर ऑफिसर अलर्ट मोड पर आ जाते हैं, बिल्कुल मुस्तैद हो जाते हैं, और दोबारा से बोलते हैं कि इसके ड्राइवर को दोबारा कॉल लगाया जाए, क्योंकि उन्हें लगा कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। और तुरंत टैक्सी वाले को फ़ोन लगा लिया जाता है, और उसको टैक्सी वाले को जब फ़ोन मिलता है तो उसको बोला जाता है कि बहुत ही तसल्ली से और शांति से, बिना हड़बड़ाए हमारी बात सुनो और उसको फॉलो करो। टैक्सी वाले को बोला जाता है कि आप कहाँ पे हैं? टैक्सी वाला बोलता है कि मैं कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके से निकल रहा हूँ। पुलिस वाले बड़े ही संयम से उसको समझाते हैं कि तुम गाड़ी चलाते रहो और बात करते रहो हमारे से, पीछे बैठी हुई महिला को ये मत जाहिर होने देना कि किसी पुलिस वाले से आपकी बात हो रही है। पुलिस बोली कि गाड़ी किसी बहाने से कहीं आसपास जहाँ पे पब्लिक दिखे वहाँ पे रोको, और रोक कर किसी चाय वाले के पास जाकर जाने की कोशिश करो, और सूचना से भी पूछो कि वो चाय पिएगी। इस बहाने से तुम उतरकर लोकल किसी पब्लिक से वहाँ से जाकर पता करो कि आसपास कोई थाना है, कितनी दूरी पर है। टैक्सी वाला आम तौर से गोवा का लोकल था, और ये लोकल टैक्सी वाले जो हैं पुलिस वालों से मिलना जुलना, इनका मेल जोल होता रहता है, तो वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला। तो टैक्सी वाले ने कहा कि ठीक है जनाब, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, और वो इस तरीके से गाड़ी उसने लगाई और रोक कर उसने वहाँ पे पुलिस स्टेशन का पता किया। पुलिस स्टेशन का पता लगते ही वो गाड़ी को सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ ले गया, बिना सूचना सेठ को इस बात का एहसास हुए। गाड़ी को वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग के आई मंगला पुलिस स्टेशन में अंदर घुसाकर उसने ले जाकर खड़ी कर दी, और तुरंत वहाँ पे मौजूदा
पुलिस अधिकारी को फ़ोन पकड़ाकर गोवा पुलिस से बात करवा दी। ये सब उसने बहुत ही इस तरीके से काम किया कि किसी को भी, सूचना को भी यहाँ तक कि अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो पुलिस स्टेशन में लाके गाड़ी उसने खड़ी कर दी है। गोवा पुलिस से जैसी कर्नाटक पुलिस की बात होती है तो गोवा पुलिस बोलती है उनको कि इस गाड़ी में एक महिला बैठी हुई है और वो हमारे शक के दायरे में है, इसको उतार के इसकी तलाशी करवाई जाए और जो इसका सामान है उसकी चेकिंग ली जाए, क्योंकि ये यहाँ से रात को 1 बजे निकली है अचानक हमारे पुलिस स्टेशन के इलाके से। ये यहाँ से निकली है बेंगलुरु की तरफ और ये हमारे शक के दायरे में है। तुरंत ये बात सुनकर कर्नाटक पुलिस मुस्तैद हो जाती है और महिला पुलिस आकर सूचना सेठ को उस गाड़ी से उतरने को कहती है और उसकी तलाशी लेती है। महिला कांस्टेबल सूचना सेठ को बोलती है कि डिक्की खोलिए और इसमें से अपना बैग उतारिए। इस दौरान गाड़ी की डिक्की में से जो बैग निकाल के रखते हैं ये लोग नीचे, वो बहुत ही भारी होता है, तो पुलिस को बड़ा शक होता है कि ये इतना भारी कैसे है। तो जैसे ही पुलिस वालों ने उसको बोला सूचना को कि ये बैग खोलो, तो सूचना थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन क्या ना करती, उसको बैग खोलना ही था। और जैसे ही बैग खोला, पहले तो बैग में से कुछ ऊपर से कपड़े दिखाई दिए उन्हें। पुलिस वालों ने बोला कपड़े हटाओ। कपड़े जैसे ही हटाए तो कपड़े हटाने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन निकल गई, उनके होश उड़ गए जब वो देखते हैं कि कपड़ों के नीचे उस बैग में एक 4 साल के छोटे से बच्चे को ठूस कर पैक करके रखा हुआ है। उस बच्चे को तुरंत बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि वो मृत है, यानी मरा हुआ है। वो बच्चा एक डेड बॉडी थी। कर्नाटक पुलिस गोवा पुलिस को तुरंत इतला करती है। उनको बैग में एक 4 साल की नन्ही सी जान की लाश बरामद हुई है। ये सुनते ही गोवा पुलिस कर्नाटक पुलिस को बोलती है कि आप इस महिला को तुरंत अपनी कस्टडी में लीजिए। सूचना सेठ को कर्नाटक पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तब तक गोवा पुलिस पहुंचती है, वो रास्ते में थी, वो निकल जाती है कर्नाटक पुलिस के पास पहुंचने के लिए। कुछ घंटों बाद जब गोवा पुलिस सूचना सेठ को अपनी कब्ज़े में लेती है कर्नाटक पुलिस से, कर्नाटक कोर्ट से इसका ट्रांजिट रिमांड लेकर उसको गोवा वापस लेकर आ रही होती है। रास्ते में इससे काफ़ी पूछताछ करने की कोशिश करती है कलिंगुड पुलिस स्टेशन की तरफ, जहां ये वारदात हुई थी वहां ले जाते हैं इसे गोवा पुलिस वाले। लेकिन कुछ जानकारी पुलिस वालों को रास्ते में मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। लेकिन अभी भी गोवा पुलिस के मन में वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद कई सारे सवाल रह गए थे जो अभी पूछने बाकी रह गए थे, जो उनको अभी परेशान कर रहे थे। जैसे कि एक माँ अपने 4 साल के बच्चे के साथ होटल में चेक इन तो करती है, लेकिन बेटे को छोड़कर अचानक बेंगलुरु चली जाती है, वो भी 550 किलोमीटर, यानी कि 10 से 12 घंटे लगते हैं टैक्सी से जाने के लिए। इतना दूर कैसे कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है। होटल के कमरे में जो खून के निशान मिले थे वो किसके थे? अगर 4 साल के बच्चे की हत्या हुई है, उसका कत्ल हुआ है, तो ये कातिल कौन है? क्योंकि माँ के ऊपर कोई इंसान अपने सपनों में भी शक नहीं कर सकता कि वो अपने 4 साल के बच्चे की हत्या करेगी, अपनी औलाद की हत्या करेगी, जिसको उसने 9 महीना अपने पेट में पाला पोसा और फिर उसको जन्म दिया, इस दुनिया में लेकर आई। और अगर एक माँ ने अपनी औलाद की जान ली है तो ऐसा क्या कारण हो सकता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये सब सवाल उनके दिमाग में भी घूम रहे थे, जो कि सूचना से करने बाकी रह गए थे। अब सूचना सेठ सामने थी, सारे सवाल पूछे गए उससे। सूचना ने सवाल के जवाब देने शुरू किए। सूचना ने बताया कि सूचना बेंगलुरु में अपना एक स्टार्टअप चला रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी उसकी मुलाकात वेंकटरमन नाम के एक शख्स से होती है, जो केरल का रहने वाला था, जो कि एक अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार से आता था। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों ने 2010 में शादी करी। 9 साल बाद यानी 2019 में इन दोनों को एक बेटा हुआ। सब बढ़िया चल रहा था, खुशहाल परिवार था, छोटा परिवार था, माँ बाप और बेटा ये 3 जने थे इस परिवार में। तभी 2020 में कोरोना आया और कोरोना के साथ इन दोनों मियाँ बीवी के रिश्तों में कड़वाहट भी आ गई। वो भी इतनी कि ये दोनों अलग रहने लगे। लेकिन बेटा सूचना सेठ के पास ही रहता था। वेंकटरमन अपने बेटे से मिलने आता था, जो कि सूचना को फूटी आँख नहीं भाता था। इस दौरान मामला
कोर्ट तक पहुंचा और फिर तलाक तक पहुंचा और इनका तलाक हो गया। 3 साल के इस कोर्ट की धक्केशाही के बाद 2023 में इन दोनों को कोर्ट ने तलाक करवा दिया। अपने बेटे से मिलने के लिए वेंकट रमन ने जो अर्ज़ी दी थी कोर्ट के अंदर, वो कोर्ट ने उसकी अर्ज़ी स्वीकार करी और 2023 में कोर्ट का फ़ैसला ये आया कि दोनों तलाकशुदा हो चुके हो। सेशन कोर्ट ने ये कहा कि वेंकट रमन महीने में सिर्फ 4 दिन अपने बेटे से जाकर सूचना के घर पर उससे मिल सकता है, उसको बाहर घुमाने ले जा सकता है। लेकिन ये बात सूचना सेठ के गले नहीं उतरी। बाप को बेटे से मुलाकात करने की उसने पुरज़ोर कोशिश करी, लेकिन इस वक्त कोर्ट के फ़ैसले के सामने वो बेबस हो गई थी। वेंकट अपने 4 साल के बेटे से बेहद प्यार करता था, वो इस फ़ैसले से खुश था, लेकिन सूचना को ये बात गले नहीं उतर रही थी। कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती थी। वेंकट संडे के संडे अपने बेटे से आता था मिलने, लेकिन उसके अंदर भी सूचना जो है बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी करती थी, उसे मिलने नहीं देती थी। तो सूचना को मजबूरन कोर्ट का फ़ैसला मानना पड़ा। 2020 से 2023 तक 3 साल के अंतराल में सूचना सेठ को वेंकट से इस कदर नफ़रत हो चुकी थी कि वो उसको खुश नहीं देखना चाहती थी और वो जानती थी कि जब वो अपने बेटे से मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। सूचना को बिल्कुल गवारा नहीं था कि वेंकट को अपने बेटे से मिलने के बाद जो खुशी मिलती है वो उसे ना मिले। वो इस नफ़रत में, वेंकट रमन के साथ इस नफ़रत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि अपने 4 साल के बेटे को अपने बाप से अलग करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये दोनों मिलें, लेकिन कोर्ट के फ़ैसले के आगे मजबूर थी। वो परेशान रहने लगी और सोचने लगी कि क्या किया जाए जिससे कि वेंकट अपने 4 साल के बच्चे को ना मिल पाए। इसी दौरान 7 जनवरी को संडे आ गया और संडे को वेंकट को आना था अपने बेटे से मिलने, लेकिन इत्तफाकन वेंकट को इस संडे काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाना पड़ा। वो विदेश जाना पड़ा उसको, और इसकी खबर सूचना सेठ को भी थी, जिसका उसने फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करी और एक प्लान बनाया। 6 जनवरी 2024 को वो अपने बेटे को बेंगलोर से गोवा लेकर आई। 6, 7, 8 वो बेटे के साथ गोवा में घूमी फिरी, मौज मस्ती करवाई उसने अपने 4 साल के नन्हे से मासूम बेटे को। इस दौरान लेकिन कुछ ऐसे लम्हे आए जो कि अमूमन एक परिवार में आते ही हैं। छोटा बच्चा अपने पिता को, अपने बाप का नाम लेकर उससे बार बार पूछता है कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। उस बेचारे मासूम बच्चे को क्या मालूम कि ये मियाँ बीवी के झगड़े फसाद, कोर्ट कचहरी, नफ़रत, प्यार, ये सब क्या होता है। वो बेचारा अपने पापा के बारे में पूछता, तो इससे सूचना का जो गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ जाता था। ये बात सूचना को गले नहीं उतरती थी। जब भी वो अपने बाप के बारे में उससे पूछता था तो वो नफ़रत जो है वो और एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती थी, वो और बढ़ जाती थी। तो सूचना ने बहुत अपना दिमाग चलाया, उसने बहुत सोचा, बहुत उसने अपना शैतानी दिमाग लगाया कि कैसे मैं इस अपने बच्चे, 4 साल के बच्चे के दिमाग से उसके बाप का नामो निशान मिटाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। तब उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कि कैसे वेंकट के जीवन में आग लगाई जाए, कैसे इसकी खुशियों में अंधेरा किया जाए, इसके जीवन में अंधेरा किया जाए। मतलब वो किसी भी हद तक जाने को अब तैयार बैठी थी, जिसके चलते उसको ये भी ख्याल नहीं आया कि वो क्या करने जा रही है, क्योंकि उसको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि वेंकट की जान इस 4 साल के मासूम बेटे में बसी हुई है। तो सिर्फ अपने पति की खुशियों को आग लगाने के लिए सूचना सेठ ने अपने 4 साल के मासूम बेटे को बलि चढ़ा दिया, सिर्फ अपने नफ़रत की आग बुझाने के लिए। इतनी स्वार्थी हो गई ये माँ, इतनी स्वार्थी हो गई ये कातिल माँ। कमाल है दोस्तों, क्या क्या देखने को मिल रहा है दुनिया में। 8 जनवरी की रात 8 से 10 बजे के आसपास सूचना ने अपनी ममता का गला घोट दिया दोस्तों, उसकी जान ले ली। बेटे की लाश को बैग में डाला, ठूसा, पैक किया और उसके ऊपर कपड़े रखे और गोवा, जो कि उसके लिए एक अनजान जगह थी, वहाँ से निकलने का प्लान बनाया। इस कैब वाले को बुलाया और
बेंगलुरु जाने का उसने बाई रोड ये रास्ता अपनाया, क्योंकि अगर वो फ़्लाइट से जाती उसको मालूम था फ़्लाइट में चेकिंग होगी और वो पकड़ी जाएगी, जब बैग खुलेगा वहीं लाश पकड़ी जाएगी चेकिंग में ही। अपने बेटे की लाश के साथ कोई माँ 550 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए तैयार हो गई। 10 से 12 घंटे तक वो उस लाश के साथ, अपने बच्चे की लाश के साथ वो उस गाड़ी में रही। इसका फ़ैसला कैसे कोई कर सकता है? कितना कठोर दिल, कितना मतलब उसकी आत्मा, उस इंसान की आत्मा और दिल मर चुका होगा, तब वो ये फ़ैसला शायद कोई ले सकता है। लेकिन होटल स्टाफ की हाजिर दिमागी, समझदारी और अलर्टनेस की दाग देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से सूचना सेठ पकड़ी गई। तारीफ़ गोवा पुलिस की भी मुस्तैदी की जाएगी, क्योंकि जिन्होंने बहुत तेज़ी से जांच पड़ताल को अंजाम दिया, और वो कैब ड्राइवर वो भी काबिल तारीफ़ काम कर गया। उसने अपनी एक ज़िम्मेदार नागरिक की जो भूमिका निभाई है वो भी उसने बहुत काबिल तारीफ़ काम किया, और इस तरीके से ये औरत पकड़ी गई और आज ये डायन माँ सलाखों के पीछे है। लेकिन इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि इंसान मोहब्बत की इंतहा में तो प्यार में अंधा, पागल, आप जो मर्ज़ी कह लीजिए, अपने होश खो बैठता है। लेकिन नफ़रत की ऐसी इंतहा भाइयों, दोस्तों, नफ़रत की ऐसी इंतहा भी हो सकती है क्या, जिसमें एक माँ अपनी औलाद का गला घोंटकर हत्या कर दे? किस लिए? सिर्फ़ अपनी नफ़रत। यानी इतना खुदगर्ज़ हो गई थी वो, अंधी हो गई थी अपनी खुदगर्ज़ी में, कि उसे अपनी औलाद नहीं दिखी, अपना खून नहीं दिखा, जिसे उसने 9 महीने तक अपने पेट के अंदर पाला पोसा, उसे इस दुनिया में लेकर आई वो। सुषमा सेठ की इस हरकत ने माँ की ममता को ही रुसवा कर दिया। भाइयों, दुनिया भर की माँ सोचती होंगी ये कैसी डायन माँ निकली है जो अपने मासूम बेटे को खा गई। आज तक हमने कहानियों में, पिक्चरों में देखा था, सुना था, लगता था कि ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है, ये झूठ है। लेकिन अब तो हकीकत में ये ऐसा सामने आया, मंज़र ऐसा देखने को मिला कि बस ज़मीन निकल गई पैरों तले, रोंगटे खड़े हो गए, गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। इतना भयानक ये हादसा हुआ है, देखने को मिला। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक यानी कि डॉक्टर का कहना है कि ये मानसिक तौर पर बीमार औरत है। सूचना सेठ पागल है, जो कि अपने ही खून को और अपने और पराये को नहीं पहचान पाई। इतना घिनौना ये जुर्म करने से पहले, ये वारदात को अंजाम देने से पहले, उसने एक पल के लिए भी उसके दिमाग में ये नहीं आया वो क्या करने जा रही है। तो इसका मतलब कि उसका दिमाग ही ख़राब है उस औरत का। तो ये थी भाइयों आज की अफसोसनाक कहानी। इसमें जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आपको बाकायदा सुनाता रहूँगा, पेश करता रहूँगा। दोस्तों, आपके हिसाब से अगर सूचना सेठ ने अपनी औलाद की हत्या करी है तो इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।